नमस्कार आप सभी को। आज हम अवलोकन के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। सामाजिक घटनाएं विविध एवं जटिल प्रकृति की होती हैं। सभी प्रकार की घटनाओं का अध्ययन एक ही प्रकार के अवलोकन से नहीं किया जा सकता। कभी तो एक अकेला अध्ययनकर्ता ही संपूर्ण घटना की जानकारी कर लेता है, किंतु कभी अध्ययन के लिए विशेषज्ञों के एक दल की आवश्यकता होती है। कभी अध्ययनकर्ता अध्ययन के समय स्वयं पर नियंत्रण रखता है, तो कभी अध्ययन किए जाने वाले समूह पर। कभी वह स्वयं अध्ययन किए जाने वाले समूह की दैनिक क्रियाओं में भाग लेता है, तो कभी वह दूर बैठकर ही समूह की क्रियाओं का निरीक्षण करता है। तो हम देखते हैं कि सभी प्रकार की सामाजिक घटनाओं का अध्ययन भी हम एक ही प्रकार के अवलोकन से नहीं कर सकते। इन्हीं कारणों से अवलोकन के विभिन्न प्रकार विकसित हुए। मूलतः अवलोकन को नियंत्रित, अनियंत्रित तथा सहभागी और असहभागी श्रेणियों में बांटा गया है। तो अवलोकन का हम वर्गीकरण का आधार देखते हैं, सहभागी और असहभागी। सहभागी अवलोकन वह विधि है जिसमें अन्वेषक अध्ययन किए जाने वाले परिवेश का एक हिस्सा बन जाता है। वह स्वयं को अन्वेषण विषय के समूह के जीवन का हिस्सा बना लेता है, उस परिवेश में स्वयं को शामिल कर लेता है। वह समुदाय की गतिविधियों में हिस्सा लेता है। वह यह देखता है कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है तथा बातचीत व साक्षात्कार द्वारा इसको पूर्ण करता है। सहभागी अवलोकन का प्रयोग मानव शास्त्रीय अनुसंधानों में अधिक होता है, जबकि गैर सहभागी अवलोकन का प्रयोग समाजशास्त्रीय अनुसंधान में अधिक होता है। भारत में एम.एन. श्रीनिवास ने इस विधि का प्रयोग मैसूर में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अध्ययन में किया, जबकि आंद्रे बेतेई ने वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति के आधार पर तंजौर के गांवों में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक असमानता का अध्ययन किया। कुछ अमेरिकन समाजशास्त्रियों ने भी इसका प्रयोग किया है। इन्होंने इसका प्रयोग एक ही प्रकार के समूहों के व्यक्तियों के अध्ययन में किया, जैसे पेशेवर चोर का अध्ययन सदरलैंड के द्वारा, शराबियों का लॉफलैंड के द्वारा, हिप्पियों का डेविस के द्वारा, नशीली दवाओं का सेवन करने वालों का पॉप के द्वारा और संस्थाओं का जैसे अस्पताल का सुखोव के द्वारा अध्ययन किया गया। गुणात्मक अनुसंधानों में सहभागी अवलोकन में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। सहभागियों द्वारा अनुभूत और समझी गई रोजाना के जीवन की घटनाओं का अध्ययन करना, संभाषण द्वारा तथा वास्तविकता को देखकर सहभागियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करना, सहभागियों के प्राकृतिक वातावरण में घटनाओं का अध्ययन। इस प्रकार के अवलोकन में अनेक कमियां भी पाई गई हैं, जैसे अवलोकनकर्ता घटनाओं में सहभागी होता है तो वह कभी कभी इनमें इतना लिप्त हो जाता है कि अवलोकन में वस्तुपरकता को भूल जाता है। वह घटनाओं को प्रभावित करता है, वह घटनाओं का आत्मपरकता से अर्थ निकालता है। उसकी उपस्थिति व्यक्तियों को इस प्रकार संवेदी बना देती है कि वे स्वाभाविक रूप से व्यवहार नहीं करते। वह एक जानकारी का अभिलेखन कर सकता है जबकि दूसरी का नहीं, और कारण बताने में असफल भी रह सकता है कि उसने इनका अभिलेखन क्यों नहीं किया। आधार सामग्री संकलन में वह संक्षिप्त नहीं होता। चूँकि वह जानकारी एकत्र करने में प्रयुक्त प्रक्रिया को स्पष्ट करने में असफल रहता है, इसलिए अन्य लोग उसके अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों को प्रमाणीकरण और पुष्टिकरण के लिए उसकी पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। सूक्ष्मता की ओर ध्यान कम होता है। इस विधि का प्रयोग उन अध्ययनों में नहीं किया जा सकता जहां लोग अवैधानिक कार्यों में लगे हों। इसी प्रकार गैर असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अलग रहता है और उन लोगों के कार्यों में ना तो हिस्सा लेता है और ना ही दखल देता है जिनका कि अवलोकन किया जा रहा है। वह केवल उनके व्यवहार का अवलोकन मात्र करता है। कभी कभी इससे अवलोकित व्यक्तियों की स्थिति खराब हो जाती है और उनका व्यवहार अस्वाभाविक भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार प्रारंभ में अनुभव अवलोकनकर्ता का व्यवहार अवलोकित व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी उपस्थिति पर कम से कम ध्यान दिया जाने लगता है। इस प्रकार का अवलोकन आधार सामग्री के संग्रह में लाभदायक होता है क्योंकि अवलोकनकर्ता अवलोकित किए जाने वाली स्थितियों का चयन कर सकता है और स्वतंत्रता के आधार पर सामग्री का अभिलेख बना सकता है। इसके अलावा हम आधार सामग्री के आधार पर देखते हैं कि अवलोकन व्यवस्थित और अव्यवस्थित होता है। योजना के आधार पर अवलोकन सरल और वैज्ञानिक होता है।
कार्यविधि और नियंत्रण के आधार पर संरचित और असंरचित होता है। संरचित अवलोकन संगठित और नियोजित होता है, जिसमें औपचारिक कार्यविधि होती है, जिसमें सुपरिभाषित वर्ग होते हैं और जिसे उच्च कोटि के नियंत्रण का विभेदीकरण से गुजरना होता है। इसी प्रकार हम अवलोकन के लिए परिवेश के आधार पर प्राकृतिक और प्रयोगशाला अवलोकन देखते हैं। अन्वेषण उद्देश्यों के आधार पर स्पष्ट और छिपा हुआ अवलोकन होता है। घटना या विषय का सीधा अवलोकन या पीछे छूटे चिन्हों के अवलोकन के आधार पर प्रत्यक्ष और परोक्ष अवलोकन होता है। अवलोकित होने के ज्ञान के आधार पर हम देखते हैं कि गुप्त और प्रकट अवलोकन होता है। अब हम देखेंगे कि अवलोकन की प्रक्रिया या अवलोकन के प्रमुख चरण क्या होते हैं। कि अवलोकन का प्रयोग जब अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाता है तो वह विभिन्न चरणों के माध्यम से इस प्रक्रिया का उपयोग इस विधि का प्रयोग करता है। प्रथम होता है विषय का चयन। प्रथम चरण में वो विषय का चयन करता है कि उसे क्षेत्र में जाकर क्या अध्ययन करना है। द्वितीय स्तर पर वह अनुसंधान स्थल का चयन करता है कि उसके अध्ययन क्षेत्र क्या है, उसकी परिसीमा का निर्धारण करता है। तीसरे चरण में वह परिवेश में पहुंचता है। चौथे चरण में वह भूमिकाएं लेता है कि उसे सहभागी के रूप में अवलोकन करना है कि असहभागी के रूप में करना है। नेक्स्ट चरण में वो क्षेत्रीय नोट्स लिखता है कि उसने दिन भर में जो अवलोकन किया, जो परीक्षण किया, उनको वो लिखित रूप में अपनी डायरी या में नोट करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप विश्लेषण करना है तथा फिर वह प्रतिवेदन या रिपोर्ट लिखता है कि उसने जो अध्ययन क्षेत्र में जाकर समस्या का अवलोकन किया उसके बारे में वह प्रतिवेदन लिखता है, ताकि वह बाद में घटनाओं को भूले नहीं और घटनाएं व्यवस्थित तरीके से लिखी जा सके। तो यह था आपका अवलोकन का टॉपिक। धन्यवाद।